अभी न्यूज में आ रहा है कि इजरायली फोर्सेस ने गाजा की तरफ जाते हुए एक फ्लोटिला को इंटरसेप्ट कर लिया। Israeli troops have started intercepting this flotilla. सबसे रीसेंट इंसिडेंट 1 अक्टूबर का है, जब एक मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के सिविलियन एड फ्लोटिला को इजरायली फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया और सारे पैसेंजर्स को डिटेन कर लिया। इजराइल का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि इस फ्लोटिला को इजराइल भेजा जाएगा और वहां से सारे पैसेंजर्स को प्रोसेस करके उनके कंट्रीज में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्लोटिला होता क्या है, ये एक फ्लीट से कैसे अलग होता है और एक फ्लोटिला को इंटरसेप्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। कहानी शुरू होती है एक फ्लोटिला से। एक फ्लोटिला बेसिकली एक शिप्स के ग्रुप या यूनिट को कहते हैं। इसमें 5 से लेके 50 शिप्स तक हो सकती हैं। जनरली मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में अगर आप फ्लोटिला की बात कर रहे हैं तो उसमें 5 से लेके 20 शिप्स के बीच में ही होती हैं। अगर फ्लोटिला की बात मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है तो इसमें अलग अलग तरह की शिप्स फ्लोटिला के अंदर हो सकती हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट्स हो, बैटल शिप्स हो। पर सिविलियन कॉन्टेक्स्ट में फ्लोटिला में कमर्शियल या पैसेंजर शिप्स होती हैं। अभी जो गाजा वाला इंसिडेंट चल रहा है, इसमें जो फ्लोटिला है इसमें सारी कमर्शियल या पैसेंजर शिप्स हैं। आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में जब आप लोगों से बात करते हैं तब, या मूवीज में, टीवी शोज में, आपने फ्लोटिला शब्द उतना कॉमनली नहीं सुना होगा। आपने जो शब्द ज्यादा सुना होगा वो है फ्लीट। फ्लीट और फ्लोटिला दोनों शिप्स के एक समूह को कहते हैं, पर फ्लोटिला एक छोटा समूह होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि 5 से लेके 20, 25 या 30-40 शिप्स भी हो सकती हैं। पर फ्लीट एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसमें 30, 35, कई बार 100 शिप्स भी हो सकती हैं। और फ्लीट जनरली आप मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करते हो। एक फ्लीट के अंदर भी फ्लोटिला की तरह बहुत तरह की शिप्स हो सकती हैं, चाहे बैटल शिप्स हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, फ्रिगेट्स हो। पर जनरली फ्लीट में एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी होते हैं और ट्रूप ट्रांसपोर्ट्स भी होते हैं। जैसा आप ऑलरेडी जानते होंगे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा जहाज होता है। इस पे इतने सारे प्लेन्स आप रख सकते हो और मिशन के दौरान ये प्लेन्स इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करते हैं। फ्लोटिला का ऑब्जेक्टिव जनरली टैक्टिकल होता है, यानी जब आपको एक बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आप फ्लोटिला भेजते हो। जैसा भी ये गाजा वाला एग्जाम्पल चल रहा है, ये एक सिविलियन फ्लोटिला है जिसका ऑब्जेक्टिव है गाजा के लोगों तक ह्यूमैनिटेरियन या फिर मेडिकल एड पहुंचाना। अगर मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक फ्लोटिला को आप यूज कर सकते हो किसी एरिया से अपनी छोटी मिलिट्री फोर्स को इवैक्यूएट करने के लिए। दूसरी तरफ एक फ्लीट का ऑब्जेक्टिव जनरली स्ट्रेटेजिक लेवल पे होता है। अगर आपको कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो फ्लोटिला से आपका काम नहीं होगा, तब आपको फ्लीट भेजनी पड़ेगी। इसका बेहतरीन एग्जांपल है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस और जापान के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी 1941 में। ये लड़ाई तब शुरू हुई थी जब जापान ने अपनी एक फ्लीट को यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक करने के लिए भेजा था। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी 6th फ्लीट को मेडिटेरेनियन के रीजन में डिप्लॉय करके रखा था ताकि कम्युनिज्म को उस एरिया में बढ़ने से रोका जा सके। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था? कम्युनिज्म के बढ़ने को रोकना। तो ये एक टैक्टिकल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए यहां पे फ्लीट इस्तेमाल हुई। अब क्योंकि एक फ्लोटिला और फ्लीट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, इसीलिए इन दोनों के ऑपरेशनल ड्यूरेशन अलग होते हैं। यानी कि एक फ्लोटिला अगर मिशन पे जा रही है तो कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक अपना काम करके वापस आ जाएंगे वो लोग, और इसीलिए वो सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। यानी उनको मिशन के दौरान जनरली सप्लाईज की जरूरत नहीं होती। वो जितना भी सामान उनको चाहिए वो अपने साथ लेके जाते हैं, मिशन पूरा करके वापस। फ्लीट ऑन द अदर हैंड, इनका ऑपरेशनल ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है और कई बार इनडेफिनिट होता है। मान लीजिए कि आपको अपनी फ्लीट को किसी रीजन में आपने भेजा हुआ है और उसका ऑब्जेक्टिव है उस रीजन में शांति बनाए रखना। अब ये ऑब्जेक्टिव किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप नहीं डाल सकते, ये बहुत लंबा हो सकता है और इसीलिए आपको अपनी फ्लीट को कॉन्स्टेंटली रीसप्लाई करना पड़ता है। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी पे। जो गाजा में फ्लोटिला को इंटरसेप्ट किया गया, ये एग्जैक्टली हुआ कैसे? तो इस समय इजरायली फोर्सेस ने गाजा के अराउंड एक नेवल ब्लॉकेड लगा के रखा है। नेवल ब्लॉकेड आप किसी एरिया के आसपास तब लगाते हो जब आपको ये इंश्योर करना होता है कि उस एरिया में बाहर से कोई शिप्स आपके परमिशन या आपके नॉलेज के बिना आ जा ना सके। नेवल ब्लॉकेड्स हिस्ट्री में सालों से लगते आ रहे हैं। जनरली अगर आपके देश के पास एक स्ट्रांग नेवी है तो आप एक रिलेटिवली वीक देश के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा सकते हो। इसका एग्जांपल एंशिएंट ग्रीस में देखने को मिला था जब एथेनियन नेवी ने अपनी शिप्स को इस्तेमाल करके उन देशों पे नेवल ब्लॉकेड लगाया था जो उनके साथ नहीं आ रहे थे। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि ब्रिटेन अपनी नेवी के लिए मशहूर था, तो उन्होंने उस नेवी का इस्तेमाल करके जर्मनी के अराउंड एक नेवल ब्लॉकेड लगाया था और इस नेवल ब्लॉकेड की वजह से जर्मनी को आगे आने वाले सालों में बहुत तकलीफ हुई थी और इसी वजह से इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हार भी हुई थी आगे जाके। गाजा के अराउंड भी एक नेवल ब्लॉकेड इस समय लगा हुआ है, पर जो लोग इस ब्लॉकेड को अपोज करते हैं उनका यह कहना है कि इस ब्लॉकेड की वजह से गाजा के लोगों तक सिविलियन, ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल एड नहीं पहुंच पा रहा। यानी
गाजा के लोगों को जो बेसिक चीजों की जरूरत है वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है इस ब्लॉकेड की वजह से। तो इसी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों से एक्टिविस्ट्स इकट्ठा होकर इस ब्लॉकेड को तोड़ के गाजा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय इन एक्टिविस्ट्स का जो सबसे फेमस ग्रुप है जो काफी न्यूज में चल रहा है, इसका नाम है ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला। सुमुद एक पैलेस्टीनियन कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब होता है दृढ़ता या फिर रेजिस्टेंस। इस फ्लोटिला के अंदर कुल मिला के 40 से ज्यादा सिविलियन शिप्स हैं और 500 से ज्यादा लोग, इसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं। इस फ्लोटिला की कुछ शिप्स 30 अगस्त को इटली से निकली और कुछ 31 अगस्त को स्पेन से। और जो पैसेंजर्स हैं इसमें, इनमें 2 लोग बहुत पॉपुलर हैं। एक ग्रेटा थनबर्ग जो बहुत फेमस एक्टिविस्ट हैं, और दूसरे हैं मंडला मंडेला जो कि नेल्सन मंडेला के ग्रैंडसन हैं और साउथ अफ्रीका के एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1 अक्टूबर को जब ये फ्लोटिला गाजा से लगभग 70 नॉटिकल माइल्स यानी 130 किलोमीटर दूर था, तब इजरायली फोर्सेस ने इस फ्लोटिला को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने का सीधा मतलब होता है किसी फोर्स को या किसी ग्रुप को रोकना। अब इंटरसेप्शन भी बहुत लेवल पे हो सकता है। एक इंटरसेप्शन होता है जब आप किसी आने वाली शिप को रोक के इंक्वायरी करके उनको जाने देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके देश के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, वो किसी बीच के पास किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, तो उस बीच के पास कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग करेगा ताकि कोई भी सिविलियन शिप्स वहां पे गलती से ना आ जाए और प्रेसिडेंट को कोई खतरा ना हो। तो मान लीजिए कि आप एक सिविलियन शिप पे हैं और उस शिप ने किसी तरह से इस ब्लॉकेड पे ध्यान नहीं दिया और वो बीच के बहुत नजदीक आ गए, तो कोस्ट गार्ड आके उस शिप को रोकेगा, उसको इंटरसेप्ट करेगा और उनसे इंक्वायरी करके उनको बोल देगा कि आप यहां से निकल जाइए और आप अपनी शिप लेके यहां से वापस चले जाओगे। ये एक तरह का इंटरसेप्ट होता है। इसका नेक्स्ट लेवल होता है कि आपने शिप को रोका, इंक्वायरी करने के बाद आपने उस शिप को बोर्ड किया, यानी जो इंटरसेप्टिंग अथॉरिटी है, यानी जिन शिप्स ने सामने वाली शिप को रोका है, उस शिप के कुछ फौजी या कुछ ऑफिशियल्स सामने वाली शिप को बोर्ड करेंगे, वहां इंक्वायरी करेंगे, सामान चेक करेंगे, लोगों को चेक करेंगे, फिर या तो वापस भेज देंगे या फिर आगे जाने देंगे। तो ये जो भी गाजा में चल रहा है, इसमें इजरायली फोर्सेस ने इस फ्लोटिला को पहले इंटरसेप्ट किया, फिर उनको बोर्ड किया। तो फ्लोटिला के जो पैसेंजर्स हैं, उनका यह आरोप है कि हम अभी इंटरनेशनल वाटर्स में थे, गाजा से 130 किलोमीटर दूर थे और इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी शिप को फ्रीली सेल करने का अधिकार होता है। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि इंटरनेशनल वाटर्स वो पानी का एरिया होते हैं जहां पे किसी भी देश की शिप बिना रोक टोक के सेल कर सकती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है कि अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में सेल कर रहे हो तो आपको अनलॉफुली रोका नहीं जा सकता। परंतु यहां पे एक कैच है। यह भी इस लॉ में कहा गया है कि अगर आसपास का कोई कंट्री ये कह रहा है कि आप इंटरनेशनल वाटर्स में इसलिए आए हो क्योंकि आप मेरे कंट्री को इन्वेड करना चाहते हो या किसी भी तरह से कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे मेरी कंट्री को नुकसान हो सकता है, तब मैं आपको इंटरसेप्ट करके बोर्ड कर सकता हूं। तो ये जो रूल्स हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन का बहुत स्कोप है, जिसकी वजह से ऐसे जहाजों को इंटरनेशनल वाटर्स में रोक लिया जाता है। जनरली एक फ्लोटिला को इंटरसेप्ट करने का प्रोसेस क्या होता है? पहला स्टेप होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो मान लीजिए कि एक कंट्री ए है, उसको डाउट है कि जो फ्लोटिला जा रहा है वो किसी हॉस्टाइल ऑब्जेक्टिव से जा रहा है, यानी वो ऐसा कुछ एक्शन करने जा रहे हैं जिससे हमारे कंट्री ए को नुकसान हो सकता है। तो पहला काम कंट्री ए क्या करेंगे? वो उस फ्लोटिला के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करेंगे। ये फ्लोटिला में कितने शिप्स हैं, इस शिप के पैसेंजर्स कौन कौन हैं, किस ऑब्जेक्टिव से ये आ रहे हैं, ये किस रूट को फॉलो करने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट किस टाइम तक हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर कर जाएंगे, ये सारी चीज़ पहले स्टेप में इकट्ठा की जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है सर्वेलेंस। इसमें आप अपने शिप्स या अपने एयरक्राफ्ट को यूज करके जब वो फ्लोटिला चल रहा है तो उसके मूवमेंट को ट्रैक करते हो और ये इंश्योर करते हो कि हमने जो इंटेलिजेंस गैदर किया था वो सही बैठ रहा है कि नहीं। तीसरा स्टेप होता है इंटरसेप्शन। इसमें आप अपने प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और शिप्स को यूज करके उस आने वाले फ्लोटिला को रोकते हो। और चौथा स्टेप होता है बोर्डिंग। तो कंट्री ए के ऑफिशियल्स जिन्होंने इस फ्लोटिला को रोका है, इंटरसेप्ट किया है, वो फ्लोटिला को बोर्ड करेंगे, सारी शिप्स को, पैसेंजर्स को चेक करेंगे, कार्गो चेक करेंगे कि ये सामान सही है कि नहीं, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमको इनको आगे जाने देना है कि वापस लौटाना है। इजराइल ने भी क्या किया? उन्होंने ये कहा कि इस फ्लोटिला के जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पे जा रहे थे ये अनलॉफुली एक कॉम्बैट जोन में जा रहे हैं। हमारा जो नेवल ब्लॉकेड है वो इसलिए लगाया गया है ताकि कोई भी शिप्स कॉम्बैट जोन में ना जाए, और ये फ्लोटिला उस कॉम्बैट जोन वाले रूल को तोड़ रहा है, इसीलिए हम इनको यहाँ से घुमा के इजराइल भेजेंगे और इजराइल में इन सारे पैसेंजर्स को प्रोसेस किया जाएगा और यहाँ से जिस जिस कंट्री से ये आए हैं उन कंट्रीज में इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो गाजा की केस स्टडी हो गई, पर इस सारे डिस्कशन से 2 बातें निकल के आती हैं। पहली चीज, नेवल ब्लॉकेड का सिग्निफिकेंस क्या होता है?
देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेवल ब्लॉकेड जनरली एक कंट्री तब लगाती है जब आपको सामने वाली कंट्री को किसी ना किसी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना है। वो बातें पॉलिटिकल नेचर की हो सकती हैं, जैसे आपको सामने वाली कंट्री पे कोई पॉलिटिकल दबाव डालना है, या फिर वो बातें मिलिट्री की नेचर की हो सकती हैं। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि सामने वाले देश के पास कोई मिलिट्री एड ना पहुंचे, कोई उनको वेपन्स, एम्यूनिशन या फिर वॉर से रिलेटेड कोई भी हेल्प ना कर पाए, तो आप ब्लॉकेड लगाते हो। पर एक नेवल ब्लॉकेड को भी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। इसका एग्जांपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में है। जर्मनी ने यूके के आसपास के जितने भी वाटर्स थे उसको वॉर जोन डिक्लेयर कर दिया था। यानी जर्मनी ये कह रहे थे कि अगर यूके के आसपास कोई भी शिप आती है तो वो वॉर जोन में आ रही है और हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम उस शिप को इंटरसेप्ट करके बोर्ड कर सकें, और अगर हमको लग रहा है कि वो हॉस्टाइल शिप है तो उसके ऊपर अटैक भी कर सकें। ये जर्मनी ने अपनी तरफ से कह दिया। तो इसके जवाब में ब्रिटेन ने कहा कि अरे आप कौन होते हो हमारे देश के आसपास के वाटर्स को कॉम्बैट जोन डिक्लेयर करने वाले? हमारे देश में बहुत सारी सिविलियन शिप्स भी आ रही हैं और उन पे अगर आप अटैक कर रहे हो तो ये आप कानून तोड़ने वाली बात कर रहे हो। इनफैक्ट इसीलिए साल 1915 में एक बहुत भयानक घटना हुई थी जब एक सिविलियन पैसेंजर शिप के ऊपर जर्मनी ने फायर कर दिया था और उसमें 100 से ज्यादा यूएस सिटीजन मारे गए थे। तो इस घटना के बाद जर्मनी ने इस इंसिडेंट को यह बोल के डिफेंड किया कि उस शिप के ऊपर बहुत सारी म्यूनिशंस थे, यानी ऐसी चीजें थी जो कि ब्रिटेन वॉर के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। दूसरी चीज, जर्मनी ने यह कहा कि हमने कहा हुआ था कि ये वॉर जोन है और इसमें कोई भी शिप आएगी तो हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमारे जो एक्शन था लुसिटानिया पे हमला करने वाला वो लॉफुल था। पर दूसरी तरफ यूएस और यूके ये कह रहे थे कि अरे ये तो एक पैसेंजर शिप है, आपने एक सिविलियन शिप पे हमला किया और ये गलत बात है। तो जब 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया था तो जो उनके कारण थे वॉर डिक्लेयर करने के, उनमें से एक कारण यह भी था कि जर्मनी ने 1915 में हमारी एक सिविलियन शिप पे हमला किया था। तो इसलिए आप देखिए ये जो नेवल ब्लॉकेड का कॉन्सेप्ट है ये कैसे दो तरीके से परसीव किया जा सकता है। जिस देश ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है वो ये कहेंगे कि हमने ब्लॉकेड इसलिए लगाया है ताकि इस देश को बाहर से कोई ऐसी मदद ना मिले जो हमारे अगेंस्ट हो। पर दूसरी तरफ जिस देश पे ब्लॉकेड लगाया गया है वो यही कहेगा कि हमारे सिविलियंस को नुकसान हो रहा है, आप हमारे सिविलियंस को हर्ट कर रहे हो ये ब्लॉकेड लगा के। जब हम किसी हिस्टोरिकल घटना को एनालाइज करते हैं तो कुछ नैरेटिव्स, कुछ आइडियाज, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, जैसे मैंने लुसिटानिया का एग्जांपल दिया, तो हमको पता है कि लुसिटानिया पे जर्मन फोर्सेस ने हमला किया, वो शिप डूबी और उस एक घटना को इस्तेमाल करके फिर यूएस ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया था। ये कॉमन नॉलेज है, ये एक्सेप्टेड ज्ञान है। पर जब वैसी घटना हम प्रेजेंट में होते हुए देखते हैं तो क्लियरली पता नहीं चलता कि कौन सी साइड सच कह रही है, कौन सी साइड झूठ कह रही है, कौन सी साइड के क्लेम्स को हमको मानना चाहिए। अब जैसे गाजा और इजराइल वाला जो केस चल रहा है, इसमें गाजा में जो ये फ्लोटिला जा रहा था वो ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए जा रहे हैं, पर इजराइल की फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमने जो नेवल ब्लॉकेड लगाया है वो लॉफुल नेवल ब्लॉकेड है और इस कॉम्बैट जोन में कोई भी शिप आएगी तो हमारे पास ये अधिकार है कि उन शिप्स को हम रोक के उनको वापस भेज सकें। तो ये घटना हमारे सामने हो रही है, दो साइड्स एक ब्लॉकेड को लेके अलग अलग बातें कह रहे हैं। आप किस बात पे बिलीव करते हैं ये आपके ओपिनियंस पे, आपका जो मेंटल सेटअप है, आपका माइंडसेट है, उस पे डिपेंड करता है। इस थॉट के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।